वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। आपको सेफ सीट लगती है। मैं यही बात करना चाह रहा था कि आखिरकार अगर 6 बार कोई सांसद बनता है और 7वीं बार भी वो मैदान में हो तो निश्चित तौर पर उसके पास कुछ ना कुछ विशेष गुण जरूर होगा। और शायद पंकज चौधरी के जीतने के पीछे की वजह जो अभी हमारे सहयोगी ने बताई वो निश्चित तौर पर यही हो सकता है और इसी वजह से वो बार बार जीत रहे हैं। अब हम बात करना चाहेंगे अनुप्रिया पटेल को लेकर के। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनावी मैदान में है, उनके खिलाफ रमेश बिंद है। रमेश बिंद पहले बीजेपी से सांसद थे अगर मैं सही हूं तो, और मनीष कुमार बसपा से हैं। वहां पर क्या स्थिति है शाहनवाज चौधरी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। और साथ ही साथ मैं चंदौली के बारे में आपसे जानना चाहूंगा जहां से महेंद्र नाथ पांडे हैं, उनके विरोध में समाजवादी पार्टी के बीरेंद्र सिंह हैं और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी से सत्येंद्र कुमार मौर्य हैं। तो मिर्जापुर और चंदौली दोनों के बारे में बताइए कि वहां बीजेपी की स्थिति कितनी मजबूत है या समाजवादी पार्टी वहां मजबूत है या फिर तीसरी पार्टी बसपा भी कुछ ना कुछ चमत्कारिक काम कर सकती है। नहीं, देखिए, दोनों ही सीटों पर फाइट जो है वो समाजवादी और बीजेपी के बीच में ही है। बीएसपी पे तो फाइट नहीं है, बट हाँ, यहाँ पर दोनों सीटों पे मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को एज मिल रहा है। भले ही काजल निषाद के खिलाफ भी कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, उनका परिवार के भी जैसे बताया था अभी कि कोई उम्मीदवार हैं तो वो वोट काटने का काम करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने समय रहते चीजें शायद मैनेज कर ली हैं, क्योंकि उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट काफी अच्छा है। कल पता भी चल जाए किस तरह से वोटिंग होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ एज है। और मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत दोनों सीटों पे कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली है। बीएसपी फाइट में नहीं है, समाजवादी और बीजेपी में ही फाइट है दोनों जगह। तो आप ये मान रहे हैं कि चंदौली और मिर्जापुर में सीधी सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर गिरीश शर्मा? मैं ये कहना चाहूंगा कि अनुप्रिया पटेल जी केंद्रीय मंत्री भी हैं और केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी जो परफॉर्मेंस है उस इलाके में बहुत अच्छी नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, पल्लवी पटेल भी उनसे अलग हैं तो ये फैक्टर वहां काम कर रहा है। नंबर तीन ये कि बड़ी मौकरी की बात है कि जो बीजेपी के सांसदों की लिस्ट में आज भी हैं वो वहां सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और खबरें ऐसी मिल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक काडर जिससे उनके अच्छे रिश्ते हैं वो भी वहां कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में आ गया है। और बिंद अखिलेश यादव ने चतुराई से बिंद और यादव समीकरण बनाया है और माइनॉरिटी का वोट भी उनके साथ जा रहा है। और बसपा के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि इस पूरे पूर्वांचल के चुनाव में 2 बातें साफ हो गई हैं। बसपा वोट कटवा साबित हो गई है और भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन साबित हो चुकी है। औरंगजेब, मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना, पाकिस्तान, यही सब उसके मुद्दे हैं, जबकि विपक्षी के पास बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और गर्मी में चुनाव कराना ये अपने आप में एक मुद्दा बन गया है। 18 लोग आज अयोध्या में लावारिस लाशें पाई गई हैं, 2 चुनाव कर्मी मर गए, ये भी एक मुद्दा है। इसे इतनी बड़ी हीट वेव में चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी के अलावा? ये मुद्दा भी इस आखिरी चरण में है और इसका असर चंदौली में समाजवादी का जो प्रत्याशी है वो बहुत मजबूत आदमी है और ये कई बार जीते हैं तो इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। एज ए मिनिस्टर ये बहुत सफल नहीं रहे हैं तो इन दोनों सीटों पर। और इस बार एक बात और पंकज जी कि मोदी फैक्टर केवल वाराणसी तक है। मोदी फैक्टर वाराणसी के अगल बगल की किसी सीट पे काम नहीं कर रहा है, ये सारी बातें भी हैं। तो मुझे तो लग रहा है अनुप्रिया और महेंद्र जी दोनों ही संकट में हैं। वैसे चुनाव में कुछ भी हो सकता है, 4 जून के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। तो आप कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर बनारस तक ही सीमित है और यहाँ तो मोदी फैक्टर पूरे देश में होने की बात कही जा रही है।
कहा यह कहते जा रहिए। रहा है कि जो भी सीटें बीजेपी जीत पा रही है या बीजेपी की स्थिति जितनी भी मजबूत है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोदी है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद बिहार घूम रहा था, झारखंड घूम रहा था, डॉक्टर गिरीश शर्मा जी, मैं आपको यह जी। बताना चाहूंगा, स्थानीय उम्मीदवार को लेकर के भयानक नाराजगी थी, लेकिन मोदी के खिलाफ मैंने नाराजगी नहीं देखी। मोदी का विरोध मैंने देखा कि हाँ हम उनको वोट नहीं देंगे, लेकिन उस तरीके की नाराजगी नहीं देखी जो एक बदलने वाली बात होती है। ये मैं 2 प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश नहीं घूमा हूं, इसलिए मैं वहां की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं वाराणसी कि में भी बिहार और जीतेंगे झारखंड जरूर। में, हाँ वाराणसी में जीतेंगे जरूर, लेकिन मार्जिन बहुत कम होगा, इतना ही जोड़ना चाहता हूं। चलिए ठीक है। पंकज, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप हंस रहे हैं। जी नहीं, देखिए गिरीश शर्मा जी के पास अपनी वजह से थी, मैंने वही कहा ना। देखिए जब पंकज जी, जब हम अगर हम देखिए प्रधान और प्रधानमंत्री, ठीक है, अगर शब्दों में देखिए तो 2 संधि विच्छेद हैं, तो प्रधान के चुनाव में हम एक सैंपल साइज पर हम बहुत प्रिसाइज बात कर सकते हैं कि गांव में अगर मान लीजिए 2000 वोट है और हमने अगर 500 लोगों से बात कर ली, तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास 60% मैंडेट आपको मिल गया, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बट लोकसभा जहाँ 30-30 लाख जनसंख्या वोट बैंक होता है, वहाँ इस तरह की बात हम नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है, देखिए ये एक परसेप्शन की बात नहीं होती है, ये ठीक वैसा ही है कि जैसे रेस शुरू होने से पहले ही कोई आदमी, जब आप हम देखते हैं ना रिले रेस का जो पूरा ट्रैक होता है, उसमें एक आदमी काफ़ी आगे तक होता है, एक आदमी काफ़ी पीछे तक होता है। तो ये ऑलरेडी लड़ाई शुरू होने से पहले ही मालूम है। और जाहिर सी बात है, वो सीटें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए रायबरेली से अभी अगर राहुल गांधी नहीं होते, तो भाजपा के जो लोग हैं या बाकी जो लोग हैं, वो उस सीट को भी भाजपा के खाते में गिन रहे होते, अगर पंकज जी मैं गलत कह रहा हूं तो बड़े नेता के आने से वो ऑलरेडी वो चीज़ें जो है मार्जिनल हो जाती हैं। उनके पास 2-4-5 लाख का वोट का मार्जिन होता है, उसके बाद से लड़ाई शुरू होती है। तो जो गिरीश जी ने जो बात कही, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि मार्जिन बहुत कम रहेगा, और उसकी कोई वजह भी नहीं है। और जाहिर सी बात है, देखिए अगर काशी जो आदमी जाएगा, 2 चीज़ें हैं, हम अगर विकास की बात करते हैं, जिस विकास का नारा संसद से लेकर मंचों तक, चुनावी मंचों तक दिया गया, वो बनारस में देखने को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है पंकज जी। मैं बनारस अभी पिछले करीबन 1.5 साल में बनारस 3 बार जाने का मौका मिला, और जब आप बनारस घूम के देखते हैं एक बार 360 डिग्री एंगल अपनी आंखों से जब आप देखते हो, तो आपको खुद लगता है कि नहीं यार, ये बनारस काफ़ी, आप जिसे कहते हैं ना सफोकेट जो होता था गलियों में, ठीक है, हर शहर की अपनी खूबसूरती होती है, वो एक पुराने बनारस में है। लेकिन जहाँ जहाँ संभावना थी, जितनी जो संभावना कई दशकों से अटकी हुई थी, वो चीज़ें वहाँ पर हो पाई हैं, और बहुत जल्दी हुई है मैं कह रहा हूँ, और बिना बहुत ज़्यादा विरोध के। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब 3 इंपॉर्टेंट सीट की बात कर लूंगा, जरा तेजी से बात करते हैं, क्योंकि एक और अहम सवाल आप लोग से पूछना है। देवरिया की स्थिति क्या है, बलिया की स्थिति क्या है, सलेमपुर की स्थिति क्या है? बलिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे नीरज शेखर वहां चुनावी मैदान में, और उनके खिलाफ सनातन पांडे। कहा जा रहा है कि बलिया पर असर बक्सर का भी है। बक्सर बिहार में है, बलिया उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कहा जा रहा है दोनों का रिश्ता है। अब किस तरह का रिश्ता है, किस तरह का कनेक्ट है, सिर्फ एक नदी एक दूसरे को अलग अलग राज्यों में लाती है, क्या वाकई असर है? तो मैं सीधा आपसे पूछना चाहूंगा। और जहां तक देवरिया का सवाल है, तो देवरिया से शशांक मणि पूर्व सांसद और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे हैं, जो बीजेपी से हैं, कांग्रेस से अखिलेश सिंह हैं, टीवी चैनल पर नजर आते हैं, प्रवक्ता हैं, जोरदार आर्गुमेंट कर अपने पार्टी को डिफेंड करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने संदेश यादव को मैदान में उतारा है। और जहां तक बलिया का सवाल है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि बीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काट करके नीरज शेखर को मैदान में उतारा गया है। और जहां तक सलेमपुर का सवाल है, तो सलेमपुर सीट पर बलिया के 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और यहां पर भाजपा ने तीसरी बार रविंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है। सपा से सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी हैं, पूर्व सांसद, और बसपा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को उतारा है। तो मैं आपसे वरुण पुरोहित जी पूछना चाहूंगा, देवरिया, बलिया और सलेमपुर के बारे में आप क्या सोचते हैं? पंकज जी, मैं स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे नहीं जा रहा हूं, मैंने आपको जनरल बात बताई है। जहां विपक्ष का कैंडिडेट मजबूत है, वो जीतने की स्थिति में है। बीजेपी के पक्ष में कोई वोट नहीं है। भी गिरीश जी ने भी बात को एंडोर्स। चलिए मैं सीधा सवाल आपसे पूछ लूं
13 सीटों पर आप कितना सीट एनडीए को दे रहे हैं और कहां कहां विपक्ष आपको कमजोर नजर आ रहा है? सीधा सवाल। पंकज जी, बनारस के अलावा सारी सीटों पर विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है। पब्लिक किसी भी हाल में मोदी जी के ग्लैमर नहीं आएगा। मोदी जी का ग्लैमर बना ही नहीं है इस चुनाव में। उनका जो आप कह रहे हो ना, बीजेपी मोदी सेंट्रिक हो गई है, तो वो जहां हारेगा तो भी मोदी जी की वजह से हारेंगे और जीतेंगे मोदी जी की वजह से, क्योंकि पूरी बीजेपी मोदी जी के कंधों पर आ गई है। इन्होंने ऐसे एकात्मवाद किया पार्टी के अंदर कि बीजेपी एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो चलती थी वो तो समाप्त हो गई। अब जहां मोदी जी के विपक्ष में लोग हैं वो कैंडिडेट हारेगा। और आज की स्थिति में महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान है। आप जाके विवेकानंद रॉक पे साधना करो, उसकी फोटो खिंचाओ, इससे कोई इंप्रेस नहीं हो रहा। पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। अभी देखिए हीट वेव चल रही है, कितने आदमियों की मृत्यु हो गई, लेकिन मोदी जी को कोई परवाह नहीं है। तो जनता इस चीज को देख रही है। और आप देखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब चुनाव परिणाम आएगा, आपने सबसे बड़ा फैक्टर जो उठाया वो शेड्यूल कास्ट वोट का उठाया। अगर वो इंप्रेस हुआ, बीजेपी से उधर गया, जब तो बीजेपी जीतेगी, अन्यथा बीजेपी 12 सीटों पर नहीं आ रही। सिर्फ वाराणसी में क्यों, प्रधानमंत्री खुद लड़ रहे हैं, वहां डेवलपमेंट भी हुआ है। चाहे वो विरासत तोड़ करके, पुराने मंदिरों को तोड़ के किया है। कुछ लोग नाराज है उस बात से जो समझते हैं धर्म को, शास्त्रों को, लेकिन जो नई पब्लिक है वो नहीं समझती। उनको लगता है जैसे बिरला मंदिर घूमने जा रहे हैं, जैसे नए नए मंदिर बन गए। उनको थोड़ा सा एक, जैसे इन्होंने तीर्थाटन को जो कर दिया ना, उसका जो तपस्या क्षेत्र हटा दिया, उसको टूरिज्म का शेप दे दिया इन्होंने, आस्था को। तो जो नई जनरेशन से उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।